दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 3 जो है अपवाह तंत्र। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, भारत की मुख्य नदियां कौन सी हैं, भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र और इसमें हिमालयी अपवाह तंत्र तथा इसके प्रमुख नदियां और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र तथा प्रमुख नदियों और हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के प्रमुख अंतर के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 3 अपवाह तंत्र। दोस्तों इस अध्याय के पढ़ने के क्रम में हम जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको दोहराते जाएंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि आप उसको नोट कर लें और वो प्रश्न आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियां, नाले और वाहिकाएं देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं, और अगर ये वाहिकाएं न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहां ये वाहिकाएं रुक जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, वहां पर बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। देखिए, वाहिकाएं मतलब छोटे छोटे नाले या जो इस तरह के रास्ते होते हैं। देखिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। एक आपसे प्रश्न पूछा गया है, सामान्य सी चर्चा की गई है कि क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकालिक है, या केवल वर्षा ऋतु में पानी इसमें रहता है अन्यथा सूखी है? क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? और आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्यपुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा, ढाल या जो स्लोप होता है। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? दोस्तों ढाल का मतलब ये है कि जल हमेशा ऊंचाई से या ऊंचे ढाल की ओर से निम्नतम ढाल की ओर बहता है और इसी के कारण नदी हमेशा एक ही दिशा में बहती है। आप जानते हैं कि हमारा उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो ऊंचाई पर है और मैदानी भाग नीचे की ओर है। इसीलिए जो नदी होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई प्रतीत होती है, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूरब की ओर क्यों बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्यों विसर्जित करती हैं? इसका कारण ये है कि जो ढलान है वो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी जो पूरब की ओर है उस तरफ होता है, इसीलिए ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अधिकतर गिरती हैं। दोस्तों एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, इसको कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। और एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अपवाहित जल होता है, दोस्तों अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है और या जल संभर या वाटर शेड कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों और नाले के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। तो आप नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, इस चार्ट के माध्यम से मुख्य अपवाह प्रतिरूपों के बारे में चर्चा की गई है। देखिए अपवाह प्रतिरूप किस तरह के होते हैं। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। दूसरा है कि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। तीसरा यह है कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और चौथा है कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री या सेंट्रीपेटल प्रतिरूप
कहते हैं। तो ये हमने मुख्य अपवाह प्रतिरूपों के बारे में जाना। ये देखिए भारत का मैप है, इसमें इसकी प्रमुख नदियाँ जैसे सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इसके अलावा गंगा नदी, शारदा, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती नदी, सोन नदी, कोसी। इसके अलावा देखिए यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे ब्रह्मपुत्र नदी, और गुजरात में साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा और तापी नदी। दक्षिण भारत में दोस्तों पेन गंगा नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी नदी ये हैं, और ये भारत की मुख्य नदियां हैं। हम पढ़ रहे थे नदी द्रोणी और जल संभर क्षेत्र के बारे में। दोस्तों नदी द्रोणी और जल संभर जो हैं वो एकता के परिचायक होते हैं, और इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों और पूर्ण क्षेत्र पर देखा जा सकता है। इसलिए इनको सूक्ष्म, मध्यम और बृहद नियोजन इकाइयों और क्षेत्रों में लिया जाता है। दोस्तों भारतीय अपवाह तंत्र जो है इसको कई आधार पर वर्गीकृत या विभाजित किया जाता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है। एक तो वो कि जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह। और ये अपवाह तंत्र दोस्तों दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा अलग किए गए हैं, और इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस जल विभाजक को आप एक रेखा इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये जो रेखा है दोस्तों ये जल विभाजक रेखा है कि कहाँ कहाँ की नदियाँ किस तरफ जो है जाती हैं, इसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जल विभाजक रेखा है तो कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा ये नदियां शामिल हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। जबकि 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां हैं ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो सर्वाधिक नदियां जो 77% भाग है इसमें बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, और 23% क्षेत्र की नदियां जो हैं अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियां हैं, जैसे मुख्य नदियों में गंगा नदी द्रोणी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती और बराक हैं। दूसरे प्रकार में मध्यम नदी द्रोणी हैं, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कालिंदी नदी द्रोणी, पेरियार, मेघना आदि की। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो लघु नदी द्रोणी है। इसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, और इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली कई सारी नदियाँ शामिल हैं। दोस्तों नदियों आप जब अध्ययन करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि अधिकतर नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की बहुत सारी नदियां जो हैं हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट है, और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। इसके अलावा नर्मदा और तापी नदियाँ 2 बड़े अपवाद हैं। याद रखिएगा नर्मदा और तापी नदियाँ ये, और इसके साथ अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। और दोस्तों उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र जो है इसको हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है, और इन्हीं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। तो हम हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। दोस्तों भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं, और ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों के उद्विकास प्रक्रिया और वर्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। तो पहला है हिमालयी अपवाह। देखिए हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है।
और इसमें कौन कौन सी नदियाँ? तो दोस्तों इसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल हैं और यहाँ की नदियाँ बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने और वर्षा दोनों से अपना जल प्राप्त करती हैं। और ये नदियाँ गहरे महाखड्ड यानी गार्ज से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय भाग में वी आकार की घाटी बनाती हैं और जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। इसमें समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों हिमालय क्षेत्र में जब ये नदियाँ चलती हैं तो इनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति है और ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी एक नदी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है और ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है और यह नदी पर्वतीय के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है, जिसका नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इसके कारण ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है। दोस्तों कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? तो देखिए सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव और मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है, या फिर बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आइए अब आगे देखते हैं हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। दोस्तों हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि मायोसीन कल्प में जो लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। और दोस्तों इसके अलावा ऐसा ये माना जाता है कि शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म और कोंग्लोमरेट शामिल हैं, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ और पूरब में ब्रह्मपुत्र का भाग और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। और विशाल नदी का इस तरह का विभाजन संभवतः प्लीइस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार जो कि दिल्ली रिज है, इसके उत्थान के कारण हुआ होगा और ये क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इस प्रकार देखा जाए तो मध्य प्लीइस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिग परिवर्तन हुआ और ये बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। आइए हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर जो मुख्य नदी तंत्र हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है सिंधु नदी तंत्र। देखिए दोस्तों सिंधु नदी तंत्र दुनिया के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है और भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में ये हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है और इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हिमनद जो है यहाँ से होता है और जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर है। तिब्बत में इसे सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं सिंधु नदी के उद्गम को, और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है और ये पाकिस्तान के चिल्लिस के निकट दरिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है और आप इसको मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं।
दोस्तों सिंधु नदी जो है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इनमें श्योक नदी, गिलगिट नदी, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास नदियां हैं। और अंत में ये नदी अटक के पास पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। और इसके दाहिने तट पर मिलने वाली जो अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर हैं। और ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। दोस्तों सिंधु नदी जो है ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट जो है ये पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम जो है ये पंचनद पंजाब की 5 प्रमुख नदियां जो हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। और अंत में सिंधु नदी कराची के पूरब में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी झेलम नदी के बारे में जानते हैं। झेलम सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में वेरी नाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखड्ड से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट ये चेनाब नदी से मिल जाती है। चेनाब दोस्तों, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बना हुआ है। और ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी 1180 किलोमीटर बहती है। झेलम और चिनाब के बाद आइए रावी के बारे में जानते हैं। रावी सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और रावी नदी हिमाचल की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने पर यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधार के बीच के प्रदेश से प्रवाहित होती है। दोस्तों ब्यास नदी सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लरगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी, तो दोस्तों सतलुज जो नदी है ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। यहाँ इसे लागचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सतलज नदी को तिब्बत में दोस्तों लागचेन खंबाब कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है और रोपड़ पंजाब में एक महाखड्ड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नंगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। तो सतलज नदी पर भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल स्थित है। सिंधु नदी तंत्र के बाद जो महत्वपूर्ण नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम। दोस्तों अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के दोनों दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है और मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से गुजरती हुई है। ये देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है और ये अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। दोस्तों अलकनंदा की अन्य सहायक नदी जो है वो पिंडार नदी है और जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है।
गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूरब की ओर बहती है और अंत में गंगा दक्षिणमुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। दोस्तों ये नदी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। दोस्तों गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैली हुई है और गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी अनित्यवाहिनी नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। दोस्तों सोन नदी गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियां हैं। सागर द्वीप के निकट ये नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों आप नमामि गंगा परियोजना के बारे में जानते होंगे। नमामि गंगे परियोजना जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख योजना के रूप में चलाया गया। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य हैं। एक तो प्रदूषण प्रभाव कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को जो है प्रारंभ करना। दोस्तों इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। नमामि गंगे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदी किनारे विकास, नदी सतत सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता और औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी तथा गंगा ग्राम, ये सभी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम हैं ये शामिल हैं। दोस्तों गंगा नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है और ये गंगोत्री हिमनद के समीप यमुनोत्री हिमनद से मिलती है, जो कि हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग यानी इलाहाबाद में इसका संगम गंगा से होता है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना के दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिद जो है, सेंगर और बरुणा नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती हैं और यमुना नदी का अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर तथा आगरा नहर में आता है। दोस्तों इसके अलावा चंबल नदी जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना की। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है और चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसको चंबल खड्ड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंडक नदी। ये दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है और ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है, मध्य नेपाल को अपवाहित करती है और बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है। पटना के निकट दोस्तों गंडक नदी सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंगा की। घाघरा माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। माप चाचुंगो हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम होता है और ये टीला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत शीशा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है। शारदा नदी या काली नदी इससे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में घाघरा नदी गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी नदी दोस्तों, कोसी गंगा तंत्र की महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदी है, जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूरब से तमुर कोसी मिलती हैं और अरुण नदी से मिलकर ये सप्त कोसी का निर्माण करती है। एक महत्वपूर्ण नदी, आइए रामगंगा नदी के बारे में जानते हैं। रामगंगा नदी गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है।
शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। दोस्तों, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। भ्रंश घाटी से बहती हुई ये हुगली नदी में गिरती है। दोस्तों, दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर है और कभी ये बंगाल का शोक कही जाती थी। दामोदर वैली कारपोरेशन नामक बहुउद्देशीय योजना के वश में करने के कारण ये जो है अब बहुत ही लाभदायी ये नदी हो गई है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है। यहाँ पर इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है और ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है और ये फिर घाघरा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। और गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। दोस्तों, पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई सोन नदी जो है पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो ये प्रमुख रूप से गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में आपने जाना। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र है ये हिमालयी नदियों का, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ यह पूर्व दिशा में अनुदैर्य रूप से बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। यहाँ इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक, और तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा जो 7755 मीटर के निकट ये गहरे महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती है और प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय का जो गिरिपद में है, ये जो ढाल के नीचे का भाग गिरिपद में, ये शिसंग या दिशंग के नाम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जो बहते हुए इसके बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और सिकांग और लोहित नदियां हैं। ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं और इसके बाएं तट से प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी, दिहिंग और धनसिरी दक्षिण है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस हैं। तो याद रखिएगा, संकोस ब्रह्मपुत्र की दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत में है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्मित है। ये था हिमालयी अपवाह की प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में जानकारी, जिसमें आपने सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जाना। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है और ये तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित है। पश्चिमी तट के समीप जो पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है और नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं।
प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियाँ गंगा नदी के तंत्र का अंग हैं। और प्रायद्वीप के अन्य मुख्य नदी तंत्र जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषताएं हैं। इनकी एक विशेषता ये है कि ये एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती और ये 12 मासी नहीं हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों से बहने वाली नर्मदा और तापी नदियां जो हैं इसका अपवाद हैं, क्योंकि ये 12 मासी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास या जो इसका उत्परिवर्तन है वो कैसे हुआ है? दोस्तों, प्राचीन काल की 3 मुख्य भूगर्भिक घटनाएं हैं जो देखिए, आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्य सम्मित योजना में गड़बड़ी हुई। दूसरी बात ये कि हिमालय में होने वाले जो उत्थान हो रहा था उसके कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और इसके फलस्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। और आप जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में ही बह रही हैं। और तीसरी बात यह है कि इस काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, जिसके कारण इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर झुक गया है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसमें अनेक नदी तंत्र हैं, जिसमें सबसे पहले हम महानदी के बारे में जानते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी, महानदी जो है 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसके निचले भाग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा में विस्तृत है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण नदी गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का निर्माण करती है और दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। दोस्तों, गोदावरी 1465 यानी 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और गोदावरी को दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो याद रखिए, गोदावरी की मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा नदियां हैं। दोस्तों, पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है और इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजामुंद्री के बाद ये नदी कई धाराओं में विभाजित होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी के बाद आइए कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण का 27% भाग याद रखिएगा महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कृष्णा नदी के बाद जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी दोस्तों ये कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग सारे साल बहती है। देखिए, क्योंकि इसके ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा मिलती है, इसलिए कावेरी नदी 12 मास बहती है। दोस्तों, इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और सर्वाधिक 56% भाग कावेरी नदी तमिलनाडु में पड़ती है। और कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में काबिनी, भवानी और अमरावती नदियां हैं।
नर्मदा नदी के बारे में आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों, नर्मदा नदी ये अमरकंटक पठार के पश्चिमी भाग से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य ये भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 यानी 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद ये भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों, नर्मदा के बाद जो महत्वपूर्ण नदी है तापी। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली नर्मदा के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये मध्य प्रदेश के कहाँ से? बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और तापी नदी 724 किलोमीटर लंबी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अब आइए लूनी के बारे में जानते हैं। अरावली के पश्चिम में दोस्तों लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और ये पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से लूनी नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है और ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, यानी ये 12 मास नहीं बल्कि कुछ ही महीनों में इसका जो है ये अस्तित्व रहता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है और इसका मार्ग छोटा क्यों है? तो गुजरात की छोटी नदियां जो हैं, देखिए सेतरूनी जी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती जिले में ढलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है और एक छोटी नदी ढाडर नदी है पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही ये गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। दोस्तों, नासिक जिले में त्रयंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर बैतरणी नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है और बेदती नदी हुबली यानी धारवाड़ से निकलती है, 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। और देखिए सरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। सरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 किलोमीटर है। सरावती नदी पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसको गरसोपा या जोग प्रपात कहते हैं। ये कर्नाटक में सरावती नदी पर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गोवा में भी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक का नाम मांडवी है और दूसरी जुआरी नदी है। तो याद रखिए, गोवा में मांडवी और जुआरी नदियां हैं। इसके अलावा केरल की तट रेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा ये अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और इसे दोस्तों भरतपुझा को पोन्नानी नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है और इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना में कर्नाटक की सरावती नदी के जलग्रहण जो क्षेत्र है, ये जो है दोनों नदियां का जलग्रहण सरावती का आधा है लगभग। इसके अलावा दोस्तों भरतपुझा के बाद पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यास्थापुझा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। दोस्तों केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पाम्बा नदी है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई बेम्बानाद झील में गिरती है। यहाँ पर देखिए कुछ पश्चिम की ओर छोटी नदियाँ जो हैं उनमें देखिए साबरमती, माही, ढाढर, कालिंदी, सरावती, भरतपुझा और पेरियार नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बाद पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपने सहायक नदियों के साथ पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं और
इसमें कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। इनमें देखिए स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसा धारा, पेन्नर, पालार और वैगाई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि पूरब की ओर बहती हैं। देखिए दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये 19,296 वर्ग किलोमीटर, बैतरणी का 12,789 वर्ग किलोमीटर और ब्राह्मणी नदी का 39,033 वर्ग किलोमीटर, पेन्नर का 55,213 वर्ग किलोमीटर और पलार नदी का 17,870 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है। अब आइए नदी बहाव प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नदी में बहने वाली जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती, आप जानते हैं। ऋतुओं के अनुसार इसमें बदलाव रहता है। वर्षा ऋतु में गंगा या कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह होता है। और दोस्तों, एक नदी के चैनल में वर्ष भर जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति या रिवर रेजिम कहा जाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती हैं क्योंकि ये अपना जल बर्फ के पिघलने और वर्षा से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनके बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जाता है। दोस्तों, दक्षिण की नदियां मानसूनी ऋतु में या मानसून के ऋतु में जून जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। दोस्तों, जल विसर्जन या डिस्चार्ज नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप होता है। इसको क्यूसेक्स यानी क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमेक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि में होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में कमी होती जाती है क्योंकि अगस्त सितंबर में वर्षा का जल जो है ये पाती है, जिससे प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और इस नदी में वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी हो जाती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह 55,000 क्यूसेक्स है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1,300 क्यूसेक्स है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए जो है मानसून बहुत अधिक उत्तरदायी है। दोस्तों, प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर दिखाती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक जो है उफान पर आ जाती है और अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट महत्वपूर्ण है और जितना अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स और न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के बाद इसके प्रवाह में काफ़ी कमी आती है। फिर भी अक्टूबर और नवंबर का प्रवाह आयतन जनवरी तथा मई के माह की तुलना में अधिक रहता है। दोस्तों, पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक्स और न्यूनतम केवल 50 क्यूसेक्स होता है और ये आंकड़े नदी के प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना के बारे में कि हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में प्रमुख अंतर क्या है। तो पहला अंतर उद्गम स्थल के आधार पर है। दोस्तों, हिमालयी नदी हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से निकलती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से प्रायद्वीपीय नदी निकलती है। प्रवाह प्रवृत्ति तो हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, ये हिमनद और वर्षा से जल की प्राप्ति करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी और मानसून वर्षा पर निर्भर होती हैं। दोस्तों, अप्रवाह के प्रकार के आधार पर हिमालयी नदी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती होती है, मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी अध्यारोपित पुनर्योनित नदियां अरी और आयताकार प्रारूप बनाती हैं। नदी की प्रकृति तो हिमालयी नदी की जो प्रकृति होती है वो लंबा मार्ग ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हुई अभिशीर्ष अपर्दन और नदी अपहरण मैदानों में जल मार्ग बदलती और विसर्प बनाती हैं।
जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग पर बहती हैं। दोस्तों, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर हिमालयी नदियां बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी बनाती हैं। और नदी की आयु के आधार पर देखा जाए तो हिमालयी नदियां युवा हैं, क्रियाशील है और घाटियों को गहरा करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां हैं जो अपने आधार तल जा पहुंची हैं। तो ये था हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में प्रमुख अंतर। अब आइए देखते हैं लास्ट में दोस्तों नदी जल की उपयोग सीमा। दोस्तों, भारत की नदियां जो हैं वो वर्ष भर जल की विशाल मात्रा वहन करती हैं, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इनका जो वितरण है समान नहीं है। बारहमासी नदियां आप जानते हैं कि वर्ष भर जल का वहन करती हैं, लेकिन जो वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ के रूप में चला जाता है, समुद्र में बह जाता है। और जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। दोस्तों, एक द्रोणी की जल आधिक्य की जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को कम किया जा सकता है और नदी जोड़ो परियोजना इसके लिए महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती है। दोस्तों, आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है। मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में क्या स्थानांतरित किया जा सकता है? ये संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, धरातल के ऊबड़ खाबड़ होने से कई कठिनाइयां हैं। मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र का जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जल आधिक्य है जिसे अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, नदी जल के उपयोग की जो सीमा है उसके लिए कुछ समस्याएं हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में जल न होना, नदियों के जल का प्रदूषण, नदी जल में गाद और ऋतुओं के समय में जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद और मध्य धारा की ओर बस्तियों का विस्तार, ये और नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना, ये प्रमुख समस्याएं हैं। इसके अलावा दोस्तों नदियों का प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है और आपने शहरों के गंदे जल को, उद्योगों के गंदे जल को नदियों में बहते देखा होगा। औद्योगिक कूड़ा करकट नदियों में जाता है। बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूल, कूड़ा कचरा और मूर्तियों को नदियों में डुबा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान और कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। इसके लिए सरकार ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना सफाई अभियान भी चलाया है, जो नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो है बहुत ही कारगर है। लेकिन अभी भी इसमें हमें उतने सफलता नहीं मिल पाई है जिससे कि ये नदियां स्वच्छ और निर्मल हो सकें। इसके लिए और भी प्रयास तथा दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है तथा लोगों की जागरूकता भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के भूगोल का तीसरा अध्याय अपवाह तंत्र। ये काफ़ी लंबा अध्याय था जिसमें अब हमने भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र, इसकी प्रमुख नदियाँ, प्रायद्वीपीय और हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा। ये चैप्टर आपके समझने में बहुत ही आसानी होगी कि भारत की जो नदियां हैं उनका प्रारूप या पैटर्न कैसा है, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख अंतर क्या है। इन सब प्रश्नों के जवाब आप इस चैप्टर से पा सकते हैं। अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।